अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 3 है बेसिकली हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसकी एक्टिविटी 3.1 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 3.1 है कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। फिगर 3.3 शोज इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कैन यू कंप्लीट इट? इस एक्टिविटी में हमारे पास गिवन है कि एलिमेंट कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स बेसिकली हमारे पास होते हैं एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो हमारे पास सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसकी रीज़न ये है कि बेसिकली हमारे पास एक एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से उसका एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होता है। तो हम बेसिकली इन एटम्स को आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के 3 डिफरेंट आइसोटोप्स गिवन है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हमें फिगर 3.3 में ड्रा हुए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स इनकम्प्लीट हैं। तो हमने इस एक्टिविटी में इन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करना है। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट आइसोटोप है कार्बन 12, फर्स्ट स्ट्रक्चर कार्बन 12 का है। आइसोटोप्स को लिखने का तरीका ये होता है कि बेसिकली जिस तरह ये कार्बन का आइसोटोप है और कार्बन का सिंबल होता है C, तो हम सबसे पहले उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। इसकी बेस पे आता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि 6 है तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है 6, और इसके टॉप पे हमारे पास आता है मास नंबर। अब यहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, इसमें जो ये ब्लैक लाइन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है न्यूक्लियस को। इसके अंदर ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो P मेंशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन्स को और N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। कार्बन 12 में हमने यहाँ पे सबसे पहले ये मेंशन करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एटम के हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं। एटॉमिक नंबर जो भी होता है वो हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है तो इस एटम में यानी कि इस कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी 6 होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P = 6। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास ये है कि जो हमारे पास मास नंबर गिवन है इसमें से हम माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को। मास नंबर है हमारे पास 12, इसमें से हम माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर 6 को, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे 12 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6, तो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन्स N = आ जाएगा 6। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या इस स्ट्रक्चर में कुछ और इनकम्प्लीट चीज़ है या नहीं। तो उसके लिए हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने मेंशन कर दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मेंशन कर दिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखने का। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होने चाहिए। जबकि अगर हम इन डॉट्स को काउंट करें तो ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास है 5, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए 6 के। तो हमें यहाँ पे एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है जो ड्रॉ करना है। इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि जो हमारे पास ये फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसमें मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, और इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। अब क्योंकि यहाँ पे जब तक एक शेल कंप्लीट नहीं होता तो हम नेक्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट नहीं करते। इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए। तो हम अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्लेस कर देंगे। अब अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 कंप्लीट हैं जो कि इसमें होने चाहिए थे। तो ये वाला स्ट्रक्चर अब हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है 13C6 यानी कि कार्बन 13 का। इसका एटॉमिक नंबर है 6 यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे 6 के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है, तो ये हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखने हैं। इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं यहाँ हमारे पास मास नंबर है 13 और एटॉमिक नंबर है 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। जब हम मास नंबर 13 में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर 6 को तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 7। तो बेसिकली कार्बन
13 में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे 7 के। नेक्स्ट अब अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो हमारे पास इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, यानी कि 6 के इक्वल होंगे। अगर हम इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, इस स्ट्रक्चर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट, जो 6 होने चाहिए वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कार्बन 14 के स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मेंशन करने हैं। सबसे पहले हम प्रोटॉन मेंशन करने के लिए देखेंगे एटॉमिक नंबर को। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यहाँ से इक्वल आ जाएंगे 6 के। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम मैस नंबर 14 में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर 6 को, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल आ जाएंगे 8 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कार्बन 14 के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इज़ इक्वल्स टू 6 एंड न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट हमने मूव करना है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे यहाँ पे 6 के। अब फर्स्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने प्लेस करने हैं 6, और इस स्ट्रक्चर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं। तो हम लास्ट शेल में 2 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी हो चुके हैं 6, तो ये हमारा स्ट्रक्चर अब कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 3.2 है, कार्बन हैज़ 2 आइसोटोप्स। Figure 3.4 shows the structure of isotopes of chlorine. Can you write the isotope symbol for each? इस एक्टिविटी में हमारे पास गिवन है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, जिन दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे गिवन है फिगर 3.4 में, और हमने इन दोनों आइसोटोप्स के कोरस्पॉन्डिंग आइसोटोप सिंबल मेंशन करने हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि किसी भी आइसोटोप का सिंबल मेंशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले उस एलिमेंट का सिंबल आता है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Cl। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें हमने मेंशन करना होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है 17, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा 17। इसकी सबस्क्रिप्ट में हम लिख देंगे 17, यानी कि अगर हम इसको क्लियर करके थोड़ा सा ऊपर लिखें तो हमारे पास ये बेसिकली आ जाएगा क्लोरीन Cl। एटॉमिक नंबर इसका हमारे पास है 17। नेक्स्ट हमने लिखना है मास नंबर। मास नंबर बेसिकली हमारे पास सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, तो मास नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। 17 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा 35, तो इसके टॉप पे हम मेंशन कर देंगे 35। तो फर्स्ट क्लोरीन का जो आइसोटोप है इसका हमारे पास सिंबल बनेगा 35Cl17। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड आइसोटोप, ये भी क्लोरीन का आइसोटोप है, तो इसके एलिमेंट का सिंबल सबसे पहले हम मेंशन करेंगे Cl। फिर हमने मेंशन करना है इसका एटॉमिक नंबर। डिफरेंट आइसोटोप्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्रोटॉन हमारे पास 17 है, तो हमारे पास इसके बेस पे आ जाएगा 17। नेक्स्ट हमने इसके टॉप पे लिखना है इसका मास नंबर। मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। 17 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका मास नंबर आ जाएगा 37। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप आ जाएंगे 35Cl17 और 37Cl17। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी 3.3। यूरेनियम हैज़ 3 आइसोटोप्स with the mass number 234, 235 and 238 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमारे पास गिवन है कि यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके डिफरेंट मास नंबर हैं 234, 235 और 238। इसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर डिफरेंट आइसोटोप्स के हमारे पास गिवन है, उनके कोरस्पॉन्डिंग आइसोटोप्स के सिंबल यहाँ पे मेंशन्ड हैं। यूरेनियम 235 बेसिकली यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और एटॉमिक बॉम्ब्स में। यूरेनियम 238 lacks the properties necessary for these applications and यूरेनियम 234 is rare। यूरेनियम 238 में ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो यूरेनियम 235 में है, जिसकी वजह से इसको हम डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ नहीं करते। और यूरेनियम 234 बहुत ही माइनर अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास रेयर है।
नेचुरल अबंडेंस इन आइसोटोप्स की हमारे पास ये गिवन है। नेचुरल अबंडेंस बेसिकली वो परसेंटेज होती है जिससे परसेंटेज में ये एक स्पेसिफिक आइसोटोप हमारे पास अर्थ में नेचुरली अवेलेबल होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी नेचुरल अबंडेंस को देखें तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरली अवेलेबल आइसोटोप है यूरेनियम का, वो हमारे पास यूरेनियम 238 है। उसके बाद हमारे पास यूरेनियम 235 0.72% है और यूरेनियम 234 रेयर है जिसकी परसेंटेज 0.006 है। हमने इस आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है, जिसमें हमारे पास बेसिकली यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स किए हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मेंशन करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूरेनियम 234 को। इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स देखने के लिए हमने लास्ट एक्टिविटी में भी देखा था कि जितने हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। अब क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इक्वल है 92 के, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन यूरेनियम 234 आ जाएंगे 92। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसी भी आइसोटोप के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल आ जाएंगे 92 के। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मेंशन करने के लिए हम बेसिकली एटॉमिक मास में से माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर को, यानी कि मास नंबर में से माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो हमारे पास यहाँ पे मास नंबर है 234। इसमें से हम जब माइनस करेंगे 92 को तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के। तो अगर आप यूरेनियम 234 के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं 234 माइनस 92 करके, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे 142। यहाँ से जो हमारे पास अब इंफॉर्मेशन आई है वो है यूरेनियम 234 में 92 प्रोटॉन्स, 92 इलेक्ट्रॉन्स और 142 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूरेनियम 235। इसका एटॉमिक नंबर भी 92 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है हमारे पास 92। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, तो हमारे पास इसमें 92 प्रोटॉन्स और 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे मास नंबर से। तो हम जब 235 में से माइनस करेंगे 92 को, तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल आ जाएंगे 143 के। लास्ट आइसोटोप है हमारे पास यूरेनियम 238। इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर है 92, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाएंगे 92 के। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम एटॉमिक मास 238 में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर 92 को, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल आ जाएंगे 146। तो यहाँ से आपका टेबल फिल हो जाएगा जिसमें हमारे पास हर आइसोटोप के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट 3.1। इस असेसमेंट में हमारे पास गिवन है एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप्स A एंड B। द relative atomic mass of element is 35.5 atomic mass unit. Relative abundance of isotope A is 75.77% and its isotopic mass is 35. Find the isotopic mass of B if its relative abundance is 24.23%. इस असेसमेंट में हमें गिवन है कि एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप A एंड आइसोटोप B। दोनों आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो हमें गिवन है। आइसोटोप A की रिलेटिव अबंडेंस है 75.77% और आइसोटोप B की रिलेटिव अबंडेंस है 24.23%। अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट जो है यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 हो और आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप A 35 है, तो हमने आइसोटोपिक मास ऑफ B फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम बेसिकली देखते हैं एक एग्जाम्पल को जिसमें हमारे पास बेसिकली कार्बन के 3 आइसोटोप्स गिवन है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी हमें नोन है और इनका जो मास है आइसोटोपिक मास वो भी हमारे पास नोन है। कार्बन 12 का आइसोटोपिक मास है हमारे पास 12,
कार्बन 13 का आइसोटोपिक मास हमारे पास होगा 13 और इसी तरह से कार्बन 14 का आइसोटोपिक मास हमारे पास है 14। इसको यूज़ करते हुए अगर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी हो कार्बन की, तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 14 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 डिवाइडेड बाय 100%। यानी कि हम लोगों ने अगर किसी भी एटम की जो हमारे पास बेसिकली कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है और उसका हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमारे पास जितने भी आइसोटोप्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे या अवेलेबल होंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग हर आइसोटोप के कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके मास से। इसी तरह से सारे आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस को उनके मासेस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट आ जाएगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने कार्बन की फाइंड आउट की हुई है 12.00026 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से हम लोगों ने इस असेसमेंट में आइसोटोपिक मास फाइंड आउट करना है बी का। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हमें जो नोन है वो है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ए गिवन है 75.77% और इस आइसोटोप ए के कोरस्पॉन्डिंग इसका आइसोटोपिक मास है 35 एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप बी है 24.23% और इसका आइसोटोपिक मास हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जिस तरह से अभी हमने देखा एग्जाम्पल में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का फार्मूला लिखेंगे, तो वो हमारे पास बेसिकली आ जाएगी रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इट्स मास प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय इट्स मास डिवाइडेड बाय 100%। यानी कि किसी भी एलिमेंट की जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना होगा, तो हम उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके रिलेटिव अबंडेंस को उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स को सम करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी हमें गिवन है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 35.5 इज इक्वल्स टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए हमें नॉन थी 75.77%, तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 75.77 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ए हमारे पास गिवन है 35 प्लस एज इट इज़ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी हमारे पास नॉन थी 24.23%, इसकी जगह पे हमारे पास इसकी रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय आइसोटोपिक मास ऑफ बी, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था तो ये हमारे पास अननोन है, इसलिए मास ऑफ बी एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं 100 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35.5 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3550 इज इक्वल्स टू बाकी सारी ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखना है कि मास ऑफ बी हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस टर्म को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें इक्वल के दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 75.77 को 35 से, तो हमारे पास ये आता है 2651.95। इसको जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 3550 में से जब हम ये वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 898.05 इज इक्वल्स टू 24.23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बी। मास ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म को भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। 898.95 को जब हम 05 को जब हम डिवाइड करेंगे 24.23 से, तो हमारे पास मास ऑफ बी आ जाएगा 37.06 एटॉमिक मास यूनिट, और यही हमारे पास इसका आंसर है।